एडिटोरियल आर्टिकल्स न्यूज़पेपर, जब भी आप इन सब के बारे में सुनते हैं पढ़ते हैं तो क्या इमेज जनरेट करते होंगे? दे माइट बी बोरिंग, स्किप कर देते होंगे आप लोग। और यही वो पॉइंट है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट एक मिस्टेक कर रहे होते हैं। देखिए, बोरिंग तो सब चीज़ें हैं स्टार्टिंग में। व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड समथिंग इट माइट बी बोरिंग फॉर यू। बट यूपीएससी की सबसे बड़ी डिमांड क्या है, सोचा है आपने? अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग, डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, not just of books but the current events. और न्यूज़पेपर इज़ द बेस्ट सोर्स। द हिंदू एडिटोरियल बहुत फेमस है, कई सारे टीचर्स कवर करते हैं। आई डोंट नो कितने स्टूडेंट उनको रिलीजियसली फॉलो करते हैं, बट केवल एक एडिटोरियल, आई एम नॉट सेइंग कि पूरा न्यूज़पेपर, एक एडिटोरियल अगर आप डेप्थ में समझते हैं डेली, तो इन अ ईयर और इन 10 मंथ्स आप 300 एडिटोरियल और आर्टिकल्स की एक डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होगी। Here I am not saying to make notes. It's just about understanding. You will be knowing कि क्या चल रहा है कंट्री में, किस तरीके से फंक्शनिंग हो रही है, कैसे आपका पूरा सारे सब्जेक्ट्स कनेक्टेड हैं सारे करंट इवेंट्स से। तो दैट डेप्थ अंडरस्टैंडिंग अगर आपको हो गई तो यू विल गो थ्रू इन दिस एग्जाम। जो मेजर डिमांड है वो आप फुलफिल कर लोगे। 10 to 15 मिनट रिलीजियसली, ऑनेस्टली, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, स्टे हियर। कुछ नया मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा ऐसा जो इस एग्ज़ाम की डिमांड है। तो सुनिए, इसको ध्यान से समझने का ट्राई करिए। ये प्लेटफॉर्म टू द पॉइंट, इसका बनाने का पर्पस यही है कि जो भी मैं आपको प्रोवाइड करूं उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाए। नो नोट्स, नथिंग, बट जस्ट अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि एवरी मटेरियल इज़ अवेलेबल इन द मार्केट, बट उसकी अंडरस्टैंडिंग करना इज़ द मेन जॉब, जिसमें बहुत सारे एस्पिरेंट पीछे रह जाते हैं। तो शुरू करते हैं, फोकस के साथ समझिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट एडिटोरियल है, इकोनॉमी का और पॉलिटी का भी कनेक्टेड है साथ में। कनेक्शन क्रिएट करना यूपीएससी सब्जेक्ट्स के साथ में किसी भी टॉपिक का, किसी भी करंट इवेंट का, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चंस कभी डायरेक्टली आपकी स्टैटिक बुक से नहीं पूछे जाते हैं। जस्ट गो थ्रू द प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, आपको आइडिया हो जाएगा कि करंट अफेयर्स, करंट इवेंट्स कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं इस एडिटोरियल को। रिथिंक द डायनामिक्स ऑफ इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म। एवरी टर्म, एवरी इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, ज्योग्राफिकल, एनवायरमेंटल टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। मेंस में जब क्वेश्चन आता है, इफ़ यू जस्ट हैव द अंडरस्टैंडिंग कि अच्छा ये टर्म का मतलब ये था, यू कैन राइट मैनी पॉइंट्स, क्योंकि इतनी नॉलेज हमको होने लगती है जिस वे में हम अपनी प्रिपरेशन में आगे बढ़ते हैं। बट इफ़ यू डोंट नो द टर्म, टर्म का ही मतलब नहीं पता है, तो आप डाइवर्सिटी क्रिएट नहीं कर पाओगे। भले ही आपको उसके बारे में 10 एक्स्ट्रा बातें पता हैं, बट यू डोंट अंडरस्टैंड द टर्म, यू कैंट राइट एनीथिंग, यू कैंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इन प्रीलिम्स और मेंस। तो यहाँ पे एक टर्म आया फिस्कल फेडरलिज्म। इस टर्म को भी दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। वन टर्म इज फिस्कल, सेकेंड टर्म इज फेडरलिज्म। फिस्कल इज अ इकोनॉमिकल टर्म, फेडरलिज्म इज अ पॉलिटिकल टर्म। दोनों मिलके एक इकोनॉमिकल पॉलिटिकल सिनेरियो क्रिएट करते हैं। समझते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीलिम्स और मेंस में इससे पूछे जा चुके हैं, फिस्कल या फेडरलिज्म से। सो फिस्कल का मतलब क्या होता है? फिस्कल का रिलेशन जनरली रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर से होता है। गवर्नमेंट कितना रेवेन्यू जनरेट करती है, कितना एक्सपेंडिचर करती है, दैट इज़ फिस्कल। जब गवर्नमेंट इसके लिए पॉलिसी क्रिएट करती है तो वी से दिस दैट फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट की खर्चा करना और इनकम जनरेट करना, उसकी जो पॉलिसी होती है वो फिस्कल पॉलिसी होती है। तो फिस्कल टर्म का मतलब केवल इतना हुआ कि खर्चा और इनकम, इनकम एक्सपेंडिचर। नाउ कम टू फेडरलिज्म। ये पॉलिटी का फंडामेंटल है बहुत ज़्यादा। व्हाट इज़ फेडरलिज्म? फेडरलिज्म का मतलब होता है डिवाइडेशन ऑफ पावर। डिवाइडेशन ऑफ पावर किसके बीच में? डिवाइडेशन ऑफ पावर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। अगर और नीचे कोई गवर्नमेंट है उसमें भी डिवाइड कर सकते हैं। इन जनरल फेडरलिज्म मीन डिवाइडेशन ऑफ पावर। तो फिस्कल का मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से है, पैसे से है। फेडरलिज्म का रिलेशन किससे है? डिवाइडेशन ऑफ पावर। तो फिस्कल फेडरलिज्म का रिलेशन किस चीज़ से हो जाएगा?
अब यहाँ पावर का डिवाइडेशन तो होना है, बट कौन सी पावर? जो फिजिकल पावर है उनका डिवाइडेशन, दैट विल बी नोन एज फिजिकल फेडरलिज्म। होपफुली समझ में आ गया होगा। अगेन समराइज कर देता हूँ इस टर्म को। फिजिकल फेडरलिज्म मीन्स जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की पावर होती हैं उसका डिवाइडेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, एंड इट माइट बी अमंग स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, जो म्यूनसिपैलिटी और कोई पंचायत होती है। इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं। क्या राइटर इसमें कहना चाह रहे हैं, क्या वो अपने पॉइंट एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। अब एडिटोरियल क्या कह रहा है? रिथिंक द डायनेमिक्स ऑफ इंडियाज फिजिकल फेडरलिज्म। तो जब हम पॉलिटी में स्टैटिक्स पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं आप, उसमें एक चैप्टर आता है सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप का, उसी में आता है फिजिकल रिलेशनशिप कैसे होते हैं। तो वो एक स्टैटिक पोर्शन है, बट हेयर ही इज टॉकिंग अबाउट रिथिंक, जो एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं हम इस फिजिकल पावर को डिवाइड करने का, उस पर दोबारा से सोचने की नीड है, क्योंकि हेल्दी फेडरलिज्म नहीं चल रहा है वो, या उसका जो इम्पैक्ट है सिटीजन्स पे वो हेल्दी नहीं हो पा रहा है, ये इनका कहना है। समझते हैं डिटेल में इसको। इफ़ यू विल हैव दिस अंडरस्टैंडिंग तो बहुत ईजी हो जाती है चीज़ें समझने में, बस फोकस के साथ में 10 मिनट दीजिए, यू विल हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। Holding together federation with a built-in unitary bias, the Indian constitution was contextual product of centrifugal forces and fissiparous tendencies in run-up to the independence. इंडिया का जो फेडरलिज्म है इसको समझते हैं। देखिए, फेडरलिज्म का मतलब होता है पावर का डिवाइडेशन, ठीक है। बट फेडरलिज्म दो टाइप के होते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ जनरली, इंडिया का एक फेडरलिज्म है और एक फेडरलिज्म यूएसए का है। दोनों में सेम ही मतलब होगा डिवाइडेशन ऑफ पावर, बट ये डिफरेंट तरीके से होता है। जब मैं इंडिया के फेडरलिज्म की बात करता हूँ तो इंडियन फेडरलिज्म जो टर्म है उसका मतलब होता है कि पावर तो डिवाइड है, बट पावर डिवाइड हमने जानबूझ के करी है। इंडिया एक कंट्री था पूरा प्रॉपर, उन्होंने डिसाइड करा कि हम एक साथ इतनी जगह को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो हम डिवाइड कर देते हैं स्टेट्स में जो अच्छे से रनअप कर पाएंगे। मतलब खुद से स्टेट को पावर डिवाइड करके दी गई। ये इंडियन फेडरलिज्म। वहीं यूएसए का जो फेडरलिज्म है उसमें कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी, पूरी एक कंट्री नहीं थी इसने स्टेट्स को पावर दे दी हो। कई सारे स्टेट्स थे अलग अलग, जिन्होंने मिलके डिसाइड किया कि हम साथ में आते हैं मिलके और एक सेंट्रल अथॉरिटी बना देते हैं जो सबको देखेगी, कंट्रोल करेगी। तभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलते हैं। स्टेट्स मतलब कई सारे स्टेट का एक यूनियन है, तो वहाँ पे वो एग्रीमेंट के थ्रू जुड़े हैं आपस में। इंडिया का जो फेडरलिज्म है वो क्या है? यूनिटरी बायस है। यूनिटरी बायस का मतलब इन जनरली पावर तो डिवाइड कर रखी है, बट मेन पावर हमेशा सेंट्रल के पास में ही रहता है, क्योंकि सेंट्रल ने ही उनको डिवाइड करके पावर दी है। सेंट्रल इज द मेन अथॉरिटी हु होल्ड द मोस्ट पावर इन द कंट्री, दैट इज इंडियन फेडरलिज्म। तो 73 ईयर्स से अच्छा खासा रेसिलियंट वे में चलता रहा है हमारा फेडरलिज्म। रेसिलियंट मतलब थोड़ा अप डाउन हुआ, बट ओवरऑल ठीक चला है। Even so, emerging dynamics of India's fiscal federalism need some rethinking. अब हम यहाँ फेडरलिज्म की बात नहीं कर रहे हैं। फेडरलिज्म इज जस्ट द डिवाइडेशन ऑफ पावर, वो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की पावर है। हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं फिजिकल फेडरलिज्म की। तो फिजिकल फेडरलिज्म के बारे में दोबारा से सोचने की नीड है। द पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम अ प्लान्ड इकोनॉमी टू अ मार्केट मेडिएटेड इकोनॉमी सिस्टम। अब थोड़ा सा ये एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दे रहे हैं इंडिया का सिस्टम किस तरीके से रन कर रहा है। इंडिया ट्रांसफॉर्म हुआ, एक पैराडाइम शिफ्ट है प्लान्ड इकोनॉमी से मार्केटेड मीडिएटेड इकोनॉमी। तो टर्म समझिए फिर से, हर एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज प्लान्ड इकोनॉमी? व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस 1950 से हमने प्लान करना स्टार्ट किया। वी वेंट ऑन प्लानिंग फॉर 5 ईयर, कि 5 साल का एक प्लान बनाते हैं, उस प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके आउटकम देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगेन प्लान बनाते हैं। प्लान इकोनॉमी थी, हम प्लान करके चीज़ों को क्रिएट करते थे, अपने हिसाब से डिसाइड करते थे कौन सी इंडस्ट्री कितना प्रोडक्शन करेगी, कितना उसकी लिमिटेशन होंगी, ये सब डिसाइड करते थे। ये प्लान इकोनॉमी थी। बट 1991 में भी चेंज आर इकोनॉमी टू मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी या मार्केट मीडिएटेड इकोनॉमी, जहाँ पे सब चीज़ों के प्राइस, पूरा सिस्टम मार्केट ड्रिवन होता है। मार्केट डिसाइड करता है क्या प्राइस होने वाले हैं, मार्केट में जितनी डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग सप्लाई होगी, ना कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कितनी सप्लाई होनी है।
तो गवर्नमेंट के पूरे तरीके से कंट्रोल में जब थी तो वो प्लान्ड इकोनॉमी कहा गया, जब मार्केट पे चलने लगा तो उसको मार्केट इकोनॉमी कहा गया। देखिए ये जो टर्मिनोलॉजी है, आई एम ऑल्सो इनिशिएटिंग अ वेरी इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव फॉर यू, जिसमें मैं आपको की कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूँगा हर एक सब्जेक्ट के। की कॉन्सेप्ट जैसे फॉर एग्जांपल आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो ये फेडरलिज्म इज़ अ की कॉन्सेप्ट इन पॉलिटी, रूल ऑफ लॉ इज़ अ की कॉन्सेप्ट। जो की कॉन्सेप्ट है उन पर डिस्कशन होगा, जरूर देखिएगा उनको, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगी। एनवायरनमेंट में यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज एज इफेक्ट, बायोम्स क्या होते हैं, वो सब फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं, की कॉन्सेप्ट होते हैं। ज्योग्राफी में मॉनसून सिस्टम, प्रेशर, विंड सिस्टम, ये सब के सब की कॉन्सेप्ट हैं। तो वहाँ पे जो भी टर्मिनोलॉजी है आपकी क्लियर होगी। यहाँ पे आई कांट गो इनटू दैट डेप्थ, मैं इतनी ज़्यादा डेप्थ में भी नहीं जा सकता हूँ मार्केट इकोनॉमी बताने में आपको, फिर वो एक डिफरेंट डायमेंशन में चला जाएगा और यही एडिटोरियल ऑलमोस्ट 1 आवर का हो जाएगा। उसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ 2 टियर फेडरेशन से मल्टी टियर फिस्कल सिस्टम फॉलोइंग द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, द एवोल्यूशन ऑफ द प्लानिंग कमीशन रिप्लेस बाय नीति आयोग, पासिंग ऑफ FRBM एक्ट, जीएसटी काउंसिल। ये सब चीज़ें हमने चेंज होते हुए देखी। एक तो हमने प्लान्ड इकोनॉमी से मार्केट इकोनॉमी आई, उसके अलावा 2 टियर से 3 टियर। 2 टियर मतलब पहले केवल सेंट्रल स्टेट होते थे। 1991 में हमने 73rd 74th अमेंडमेंट करके पंचायत और म्यूनसिपैलिटी को भी गवर्नमेंट सिस्टम में जोड़ दिया। इनको 3rd टियर कहा गया, फर्स्ट टियर, सेकंड टियर, 3rd टियर। और क्या चेंज करा हमने, प्लानिंग कमीशन को हटा दिया 2015 में, उसकी जगह नीति आयोग आया। उसके अलावा फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, FRBM एक्ट लेकर आए। व्हाट इज FRBM एक्ट? तो नाम से ही पता लग रहा है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट। गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा खर्चा ना कर दे, बहुत ज़्यादा बोरोइंग ना कर ले, कि उधार लेके खर्च कर रहे हैं, बजट को मिसमैनेज ना कर दे। इसलिए एक कानून लेके आए जो रिस्ट्रिक्ट करता है गवर्नमेंट की पावर को एक तरीके से, कि सरकार अपनी मर्जी से कितना ही पैसा खर्च नहीं कर सकती, कितना ही उधार नहीं ले सकती। अगर रेवेन्यू जनरेट करेंगे तो वो खर्च कर सकते हैं, बट उधार लेके इतना खर्च नहीं कर सकते हैं। या जो उधार पैसा लेंगे वो कहाँ से आएगा, वो सब एक रिस्ट्रिक्टिव जोन में लाया गया इस एक्ट के थ्रू। एक डिफरेंट टॉपिक है जो हम इकॉनमी में पढ़ते हैं। उसके अलावा हम जीएसटी लेके आए, जीएसटी काउंसिल बनाई। व्हाट इज जीएसटी? हमने कई सारे टैक्स को एक सिंगल टैक्स में बांध दिया, जिसको जीएसटी बोला है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसके अलावा एक्सटेंसिव यूज ऑफ सेस एंड सरचार्ज। उसके अलावा हमने सेस और सरचार्ज का एक्सटेंसिव यूज स्टार्ट कर दिया है। एक्सटेंसिव यूज ऑफ सेस एंड सरचार्ज, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, दो, सेस और सरचार्ज समझना पड़ेगा आपको क्या है ये। देखिए सेस जो होता है, सेस और सरचार्ज दोनों ही, ये टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया जाता है। व्हाट डज इट मीन? कि सपोज कीजिए पेट्रोल 50 रुपीज़ का है, जो आ रहा है रॉ, बन के तैयार हो रहा है, रिफाइन होकर पूरा, लेकिन गवर्नमेंट ने उस पर 100% का वेट लगा दिया, वैल्यू एडिशन टैक्स, क्योंकि पेट्रोल पे जीएसटी नहीं लगता है। तो अब उसका प्राइस जब इतना ही हो, सरकार ने टैक्स लगा दिया, वो कितना हो गया, 100। तो गवर्नमेंट ने कहा कि देखिए 50 का तो पेट्रोल बन के तैयार हो रहा था, 50 का हमने उस पर टैक्स लगा दिया, अब ये हो गया 100 का। अब कहते हैं वो नहीं, अभी हम इस पर सेस और लगाएंगे। टैक्स तो लगा चुके हैं, तो सेस क्या 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 लगा दें, वो कह रहे हैं हम इस पर एजुकेशनल सेस लगाएंगे। एजुकेशनल सेस मतलब कि जो पैसा, मान लीजिए 4% और 100 वैल्यू पे या 50 वैल्यू पे गवर्नमेंट ने सेस लगाया, तो 2 रुपये या 3 रुपये जो एक्स्ट्रा कलेक्ट करेगी गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट ने कहा है कि एजुकेशनल सेस है, तो जो एजुकेशनल फील्ड में जो भी खर्चा होगा वहाँ पे उस पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा, ये हो गया सेस। तो सरचार्ज इनकम पे लगाया जाता है, आपकी पर्सनल इनकम है उस पर इनकम टैक्स लग रहा है, इनकम टैक्स पे फिर थोड़ा सा और टैक्स लगाया जाएगा, कुछ कह के कि बोले ये हेल्थ सरचार्ज है, तो मतलब हेल्थ केयर में, हेल्थ इंडस्ट्री में जो भी खर्चा होगा उस फंड से वहाँ पे पैसा जाएगा, जो एक्स्ट्रा अमाउंट गवर्नमेंट लेगी उनसे सरचार्ज या सेस की फॉर्म में। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट सेस सरचार्ज, सपोज कीजिए गवर्नमेंट ने किसी चीज़ पे 50 रुपये का जीएसटी लगाया। जब गवर्नमेंट जीएसटी लगा दी है तो जीएसटी गवर्नमेंट को डिवाइड करना पड़ेगा बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, मतलब खुद को और स्टेट को वो हिस्सा देना पड़ेगा उनको। बट सेस सरचार्ज में सारा का सारा जो इनकम होती है उससे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास में रखती है।
तो सेस और सरचार्ज का जितना ज़्यादा यूज़ होता है उतना हम कहते हैं कि फिस्कल फेडरलिज्म थोड़ा सा वीक हो रहा है। तो ये सब बदलाव हमने करे जिसकी वजह से फिस्कल लैंडस्केप भी चेंज हो गया, इकोनॉमी हमारी मार्केट ओरिएंटेड हो गई। हम जीएसटी लेके आ गए, जो पहले स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती थी अब उनके पास नहीं आता, सारा सेंटर के पास आता है। सेस सरचार्ज का यूज़, टीयर 3 टीयर हो गए, एफआरबीएम एक्ट का आना। देखिए एफआरबीएम एक्ट जो है स्टेट गवर्नमेंट पे भी अप्लाई होता है और स्टेट गवर्नमेंट पे ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिवली अप्लाई होता है। स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा कुछ अपनी तरफ से कर नहीं सकती बोरिंग के मामले में, वो पावर को काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करती है सेंट्रल। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं उन्होंने फिस्कल लैंडस्केप को चेंज करा है, फिस्कल फेडरलिज्म के लैंडस्केप को चेंज करा है। जो टैक्स की पावर डिवाइडेड थी टैक्स कलेक्शन करने की सेंट्रल स्टेट के बीच में, वो कहीं ना कहीं सब चीज़ों से इम्पैक्ट होती हुई दिख रही हैं। अब 4 इशू रेस कर रहे हैं राइटर इस एडिटोरियल के, क्या हैं वो? 1, इंडियाज इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर सिस्टम शुड बी डिसाइडेडली मोर इक्विटी ओरिएंटेड। जो हमारा ट्रांसफर सिस्टम है वो इक्विटी ओरिएंटेड होना चाहिए। व्हाट इज इक्विटी ओरिएंटेड? इसका मतलब ये है कि जो हम खर्चा कर रहे हैं, जो भी रेवेन्यू, मतलब जो भी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं हम, उस एक्सपेंडिचर से जो फ़ायदा होना है इकोनॉमी को, कंट्री को, वो फ़ायदा कितना इक्वली डिवाइडेड है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो फ़ायदा हो रहा है उस पैसे से, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, सरकार खर्च कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट खर्च कर रही है, उससे केवल रिच लोगों को ही फ़ायदा हो रहा है, पुअर को फ़ायदा नहीं हो रहा। तो पहला इशू ये उठाते हैं कि ट्रांसफ़र जो हो, जो भी हो पैसे का, वो सब का सब इक्विटी ओरिएंटेड हो। व्हाट डज इट मीन? इंडिया हैज़ बीन, सॉरी, ये एक रिपोर्ट है जो बताती है टॉप 1% अर्नर इन इंडिया कैप्चर्ड लेस देन 21% टोटल इनकम इन 1930। 1930 के टाइम में इंडिया के टॉप 1% लोग जो थे वो 21% से भी कम इनकम होल्ड करते थे। बट 1980s में ये 6% आ गया। 1980s का टाइम वो था जिस समय हम बहुत ज़्यादा सोशलिस्टिक इकोनॉमी की ओर बढ़ रहे थे, प्लान्ड इकोनॉमी की ओर। मतलब कि मार्केट को ज़्यादा जगह नहीं थी। जब मार्केट को जगह नहीं होती है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है, तो गवर्नमेंट वो सारा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट करती है। दैट इज़ अगेन डिफरेंट टॉपिक, व्हाट इज़ सोशलिज्म, व्हाट इज़ कैपिटलिज्म, व्हाट इज़ कम्युनिज्म, कि एक मार्केट सिस्टम भी होते हैं इसी तरीके के। वो भी आई कांट एक्सप्लेन क्योंकि काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा वीडियो। बट उस समय पे 6% आ गया था, मतलब टॉप 1% होल्ड 6% ऑफ नेशनल इनकम। बट नाउ अगेन इन प्रेजेंट टाइम बाद में ये फिर 22% आ गया। मतलब जो टॉप 1% लोग हैं वो 22% अर्नर हैं, जो भी इनकम जनरेट हो रही है उसका 22% इनकम वो अर्न करते हैं। ये इनइक्वलिटी क्रिएट करता है। इसका मतलब जो हम खर्च कर रहे हैं पैसा, कहीं ना कहीं वो जो टॉप अर्नर्स हैं, रिच पीपल हैं, उनको ज़्यादा बेनिफिट पहुंचा रहा है, गरीबों को बेनिफिट कम पहुंचा रहा है। To be sure, the tax exemption, tax concessions and other revenue foregone in recent time disproportionately favored the rich and have reduced the size of divisible pool। तो जो हम टैक्स में छूट देते हैं, कंसेशंस देते हैं, रेवेन्यू छोड़ देते हैं, कम रेवेन्यू जनरेट करते हैं, वो सारा का सारा जो फ़ायदा मिल रहा है कहीं ना कहीं वो रिच को मिल रहा है। तो ये इन्होंने पहला कंसर्न। और बात करते हैं इक्विटी एज अ कंसर्न फॉर 6th फाइनेंशियल बॉडी। तो फाइनेंस कमीशन, 5th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट 2021 में आई थी। फाइनेंस कमीशन क्या होता है? फाइनेंस कमीशन 5 साल के लिए बनता है, 5 साल तक उसके ऊपर स्टडी करता है, उसके बाद में रिकमेंड करता है कि सरकारों को कितना पैसा स्टेट को देना है, क्या चेंज लाना है टैक्स डिवोल्यूशन में। जनरली जो फिस्कल फेडरलिज्म है, इसकी जिम्मेदारी फाइनेंस कमीशन की होती है इसको मेंटेन करने की। बट वो केवल रिकमेंड करता है, फाइनल जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो सेंट्रल के पास ही होती है। तो 2021 वाला एंड हो गया, जो 15 फाइनेंस कमीशन था, अब हम 16 फाइनेंस कमीशन बना रहे हैं। तो बनने वाला है वो, और 5 साल बाद अपनी रिपोर्ट देगा। बट 5 साल वो क्या स्टडी करेगा, क्या अप्रोच रखेगा, उसको इस इक्विटी कंसर्न को ध्यान में रखना होगा, कहना चाह रहे हैं। तो माई स्टडी ऑन कन्वर्जेंस ट्रेजेक्ट्री ऑफ पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम मतलब हर एक आदमी कितनी इनकम अर्न कर रहा है इन जनरल। तो एक रिसर्च पेपर है, उसके अकॉर्डिंग ये क्या कह रहे हैं कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू ऑफ PCI इंक्रीज फ्रॉम इतने टू इतने। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी
पर्सनल पर कैपिटा इनकम है लोगों की वो तो बढ़ गई, बट और उसकी ग्रोथ भी ठीक ठाक है, बढ़ रही है। बट एक और रिपोर्ट है जिसमें हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं, यूएनडीपी के, वो बताता है कि जो हमारा एसडीआई है वो रिड्यूस हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर स्टॉप करिए। एक तरफ पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, तो जब पर कैपिटा इनकम बढ़ती है तो हमें लगता है कि ये तो बढ़िया हो रहा है। पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, इसका मतलब लोग ठीक रह रहे होंगे, सबकी इनकम बढ़ रही होगी। बट पर कैपिटा इनकम बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि कंट्री के हर एक आदमी की इनकम बढ़ रही, क्योंकि ये मैथमेटिकल फॉर्मूला के थ्रू निकाला जाता है। सपोज कीजिए हमारी कंट्री में 100 रुपीज़ अर्न हो रहे हैं एक साल में, और टोटल लोग हैं 50, तो पर कैपिटा इनकम कितनी होगी? 2 रुपीज़ पर पर्सन। अब हम ये तो देख रहे हैं कि 2 रुपये एक पर्सन के, तो हमें लग रहा है अच्छा सब आदमी 2-2 रुपये कमा रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। हो सकता है इन 50 आदमी में से जो एक आदमी है वो तो कमा रहा है 50 रुपये, बट बाकी के जो 49 हैं वो केवल 50 रुपीज़ कमा रहे हैं। तो इसका मतलब एक पर्सन की तो 2 रुपये हो गई इनकम, बाकी की एक हो गई। तो ये जो इनइक्वलिटी वाला सिनेरियो है ये उसको डिस्टर्ब कर रहा है। भले ही पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, बट कहीं ना कहीं पर कैपिटा इनकम उनकी बढ़ रही है जो रिच पीपल हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ती है। क्योंकि एसडीआई जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो एजुकेशन, हेल्थ और इनकम, जीएनपी तीनों चीज़ों को देखता है। तो अगर हर एक आदमी की इनकम बढ़ेगी तो हेल्थ और एजुकेशन वाला जो एनरोलमेंट है या हेल्थ सिस्टम वो भी अच्छा होना चाहिए, बट उसमें कहीं ना कहीं डिक्लाइन देखने को मिलता है। इससे ओवरऑल एसडीआई नीचे आ जाता है हमारा। उसके अलावा FRBM legislature showed declining rate of convergence with a high CGR ऑफ माइनस इतने। इंडीड इक्विटी शुड बी द ओवरआर्चिंग कंसर्न। तो कुल मिला के यहाँ पे इतना है कि 16 फाइनेंस कमीशन का जो मेन कंसर्न होना चाहिए वो इक्विटी को लेना हो, इक्विटी को लेकर होना चाहिए। कितने पैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे स्टेट को, वो कहाँ खर्च कर रहे हैं, किस तरीके से खर्च कर रहे हैं, क्या उससे एग्जैक्टली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हर एक लोगों में इक्वलिटी आ रही है, जो इनकम जनरेट हो रही है वो सबको बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही। उसके बाद में SDI could be considered as a strong dedicated candidate in the horizontal distribution of tax devolution। ये लाइन समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। SDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को देख के, उसको एनालिसिस करके हम हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन? उसी के साथ में हमें समझना होगा वर्टिकल टैक्स डिवोल्यूशन क्या होता है, ये दोनों कनेक्टेड टर्म है। तो व्हाट इज हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन और वर्टिकल? तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, सपोज कीजिए पूरी कंट्री ने 100 रुपये का जीएसटी कलेक्शन किया, उसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना रख लिया अपने पास? 50, और बाकी 50 जो है स्टेट को दे दिया। तो सेंट्रल ऊपर की अथॉरिटी है, स्टेट नीचे की, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ये है वर्टिकल टैक्स डिवोल्यूशन, वर्टिकल। वहीं हॉरिजॉन्टल, अब जो 50 रुपये स्टेट पे आ रहे हैं, एक ही स्टेट को तो मिलेंगे नहीं 50, तो गवर्नमेंट इनको डिवाइड करेगी कि अच्छा 50 में से 10 इसको दे देते हैं, 20 इसको दे देते हैं, 30 इसको दे देते हैं। तो ये क्या है? हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन ऑफ टैक्स। तो अगर सेंट्रल और स्टेट के बीच में हो रहा है डिवाइडेशन ऑफ टैक्स तो दैट इज वर्टिकल टैक्स डिवोल्यूशन, और अगर वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के बीच में हो रहा है तो दैट इज हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन। तो अब हम यहाँ पे फिजिकल फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि स्टेट को जब हम टैक्स देते हैं, टैक्स का हिस्सा सरकार देती है बांट के उनके बीच में, उस समय पे गवर्नमेंट को एसडीआई ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे स्टेट जो एसडीआई में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको ज़्यादा टैक्स डिवोल्यूट करा जा सकता है इंसेंटिव के तौर पे, जिससे स्टेट जब अपना खर्चा करेंगे तो उनका मेन फोकस रहेगा किस तरीके से जो है वो इक्वलिटी लेके आए, ना कि केवल ग्रोथ पे ध्यान दें या केवल इनकम अर्न करने पे ध्यान दें। तो पहला इशू ये उठाते हैं, ये इक्विटी वाला। नाउ कम टू द सेकंड इशू। Second, there is a case of revisiting Article 246 and 7th schedule for the de novo division of power, function and responsibility for a variety of reasons। बात करते हैं 246 आर्टिकल और 7 शेड्यूल की। 7 शेड्यूल क्या होता है हमारा? जो बात करता है लिस्ट की, कि सेंटर के पास कौन सी लिस्ट होगी, स्टेट के पास कौन सी लिस्ट होगी, और सब्जेक्ट कि एग्रीकल्चर का पूरी जिम्मेदारी स्टेट के पास में है, डिफेंस की पूरी जिम्मेदारी सेंटर के पास में है, मीडिया सेंटर के पास में है, इलेक्ट्रिसिटी स्टेट के पास में है। तो ये लिस्ट का डिवाइडेशन, इसको दोबारा से देखने की नीड है। क्यों? कुछ रीजंस हैं इसके।
India is no longer the one-party governments of post-independence time. It has become a truly multi-party system. The nature of polity, society, technology, demographic structure and development paradigm itself have significant change. पहले तो ये कहना चाह रहे हैं कि इंडिया जिस समय इंडिपेंडेंट हुए थे हम, उस समय पे सिंगल पार्टी सिस्टम था. कांग्रेस वॉज अ डोमिनेटिव पार्टी जो ऑलमोस्ट सब पे रूल करती थी पूरे कंट्री पे. बट आज के टाइम में एक बहुत मल्टी पार्टी डाइवर्स सिस्टम है इंडिया में. टेक्नोलॉजी, सोशल, पॉलिटिकल, डेमोग्राफिक सब सिस्टम चेंज हो चुके हैं, पूरा सिनेरियो चेंज हो चुका है. इस वजह से पावर डिवाइड करने का भी सिस्टम चेंज होना चाहिए. हम अभी वही फॉलो कर रहे हैं जो हम फॉलो करते थे 1950 में. आपसे 75 ईयर्स लेटर जो स्टेट को पावर दी गई थी वही आज के टाइम में एग्जिस्ट करती हैं. तो उन पर रिविजिट करने की ज़रूरत है. क्या थोड़ा सा स्टेट को डिफरेंट पावर दी जा सकती हैं, अलग पावर दी जा सकती हैं, अलग सब्जेक्ट दिए जा सकते हैं क्या? दूसरा, चेंजिंग डिस्पेंसेशन सेवरल पीसेस ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर सच एज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, राइट ऑफ एजुकेशन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, नेशन फूड सिक्योरिटी एक्ट एंड मैनी अदर इम्पोज एन एक्स्ट्रा बर्डन ऑन दी स्टेट. तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर रिसेंटली रेज द एड्रेस ऑफ शिफ्टिंग एजुकेशन फ्रॉम कॉन्करेंट लिस्ट टू दी स्टेट लिस्ट. क्या हो रहा है, कई सारे पीसेस जैसे कि मनरेगा, राइट टू एजुकेशन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इन सब की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट को दे दी जाने की वजह से जो है उन पे एक्स्ट्रा बर्डन पड़ रहा है, दोनों में, रेवेन्यू के मामले में भी और साथ में वर्क के मामले में भी. तीसरा, हम बात क्या कर रहे हैं इस समय, हम बात कर रहे हैं कि जो पावर डिवाइडेशन लिस्ट में उसमें क्या चेंजेस करे जा सकते हैं, क्यों नीड पड़ रही है. थर्ड, एट द टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग we never ask the pertinent question of who should do what and who should tax what. जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाते थे तो ये क्वेश्चन क्रिएट ही नहीं हुआ कि किसको कितना टैक्स डिवोल्यूशन होना चाहिए, किसको कितना मिलना चाहिए, क्योंकि हमने तो कॉपी कर दी थी 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट. अगेन पॉलिटी मॉडर्न हिस्ट्री का ये टॉपिक है, डिटेल वहाँ मिलती है. बट इन जनरली जब हम काफ़ी प्रेशराइज कर देते ब्रिटिश को कि हमारे फेवर में कुछ चीज़ें करें, तो वो 1935 का एक्ट लेकर आए थे. इसमें उन्होंने पावर डिवाइडेशन सिस्टम क्रिएट करा था, उसी को फॉलो करते हुए हमने अडॉप्ट कर लिया था 1950 के एक्ट में. आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो नोन एज द कार्बन कॉपी ऑफ 1935 एक्ट, की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें 1935 एक्ट की कार्बन कॉपी हैं. और हम अपने तरीके से कुछ प्रिंसिपल उसके अंदर न ला पाए, हमने उनको अडॉप्ट कर लिया एज इट. Whatever could be done best at a particular level should be done at the level and not at the higher level in the division of function and finance. अब ये कह रहे हैं कि जो भी किया जाना चाहिए वो एक पर्टिकुलर लेवल पे किया जाना चाहिए, ना कि हायर लेवल पे. अगेन डिवाइडेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. डिस्ट्रीब्यूट करो जिम्मेदारियाँ, डिस्ट्रीब्यूट करो टैक्स पावर, डिस्ट्रीब्यूट करो रेवेन्यू पावर, डिस्ट्रीब्यूट करो एक्सपेंडिचर कैपेबिलिटी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो खुद खर्च कर पाए नीचे लेवल पे. एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं 73rd 4th अमेंडमेंट पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी की. अब जो म्यूनसिपैलिटी और पंचायत को लेके आना था उसका पर्पस क्या था कि एक थर्ड टियर बनाया जाए गवर्नमेंट का, जो नीचे की प्रॉब्लम समझ सके, उसके अकॉर्डिंग एक्ट कर सके. बट कुछ हुआ नहीं, क्योंकि कन्फ्यूज़न वॉज एडेड, इनसे कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ. लिस्ट आउट ऑफ सब्जेक्ट मैटर फॉर द पंचायत इंस्टीट्यूशन एंड म्यूनसिपैलिटी बाय सिंपलिंग लिफ्टिंग आइटम्स ऑफ द स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. क्योंकि केवल वही जो कुछ सब्जेक्ट मैटर स्टेट लिस्ट में थे उनमें से उठा के उनको शिफ्ट करने लगे पंचायती राज में, म्यूनसिपैलिटी में, कि आप ये काम संभाल लेना. ओवरलैपिंग है, स्टेट का काम वही है जो म्यूनसिपैलिटी पंचायत का है. दे लैक ऑपरेशनल मीनिंग अनलेस दे आर ब्रोकन डाउन इनटू एक्टिविटीज एंड सब एक्टिविटीज इज केरला एंड अ फ्यू अदर्स हैव डन. बहुत स्पेसिफिक क्या उनके पास वर्क है पंचायत म्यूनसिपैलिटी के, क्या स्पेसिफिकली उनके पास में पावर है टैक्स की, जो एक अपना सिस्टम सही तरीके से रन कर सकें. एक इल्यूजन टाइप का क्रिएट है, एक कन्फ्यूजन टाइप का क्रिएट है कि कोई पर्पस ही नहीं होता क्लियर. बस इतना है कि हाँ उनके रिप्रेजेंटेटिव सरपंच बन गए या मेयर बन गए, दैट्स इट. उसके अलावा व्हाट काइंड ऑफ वर्क दे शुड डू वो बड़ा कन्फ्यूजिंग है. Number 5th in the state list is an afferent on the third tier, a new local list that will map out the function and financial responsibility of the panchayati institution and municipalities, but inevitable. तो एक डिफरेंट लोकल लिस्ट जो मैप आउट करे चीज़ों को, स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्पेसिफिक वर्क म्यूनसिपैलिटी और पंचायत का, दैट इज नीड ऑफ द टाइम. एंड वी आर टॉकिंग इन द रेफरेंस ऑफ टैक्स सिस्टम, रेवेन्यू सिस्टम, फिजिकल सिस्टम, जहाँ पर रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर की हम बात करते हैं.
और रेस्पेक्टेबल प्लेस फॉर द थर्ड टीयर। अब अगेन फेडरलिज्म की मैंने बात कही तो सेंट्रल स्टेट और नीचे की लेयर उसमें म्यूनसिपैलिटी और पंचायत की बात कर रहे हैं। Persistent failure to place the third tier properly on the fiscal federation map of India is a serious issue। जब भी हम बात करते हैं इकोनॉमी में, कई बार टॉपिक मैंने करंट अफेयर्स में पढ़ा है, ये आता रहता है अक्सर न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स पे। जब हम बात करते हैं म्यूनसिपैलिटी लोकल गवर्नमेंट या फाइनेंस की, कि लोकल गवर्नमेंट फाइनेंशियल सिस्टम में क्या रोल प्ले कर रही है, वहाँ पे बहुत वीक सिचुएशन क्रिएट होती है। क्योंकि जनरली म्यूनसिपैलिटी और पंचायत, स्पेसिफिकली पंचायत, उनके पास में कोई पावर ही नहीं है टैक्स की। पैसे के लिए डिपेंड होती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट पे। वो उनको ग्रांट देते हैं, बोले खर्च करो लो इन पैसे को, और वो केवल खर्च प्रॉपर उसको नहीं कर पाती क्योंकि उनको वर्क भी स्पेसिफिक नहीं हो पाते हैं। तो जो एक्चुअल में एक प्लेस है प्रॉपर, वो उनका है ही नहीं स्पेसिफिकली फिजिकल फेडरेशन मैप पर। एन एब्सेंस ऑफ यूनिफॉर्म फिजिकल रिपोर्टिंग सिस्टम, standard budgeting rules for all tier, introducing the actual based accounting system long recommended and so on, comprising all level of government is a major deficit which the coming union finance commission may be required to address। जो फाइनेंस कमीशन बनेगा उसको इस इश्यू को टैकल करना है कि एक यूनिफॉर्म फेडरल रिपोर्टिंग सिस्टम हो, एक क्लियरिटी हो, रिपोर्ट करो कि हाँ इस टीयर पे ये हो रहा है, इस टीयर पे ये फाइनेंशियल सिस्टम है, इस टीयर पे ये फाइनेंशियल सिस्टम है। एक पूरा प्रॉपर फिजिकल फेडरलिज्म, फेडरल सिस्टम मस्ट बी क्रिएटेड, जो हमारा फाइनेंस कमीशन उस पर फोकस करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन थर्ड टीयर को एक इंस्टीट्यूशन के जैसा देखता है कि एक सेल्फ गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है, बट जो पॉलिसी मेकर हैं वो काफ़ी अनविलिंग है। इनको केवल लोकल बॉडी कहा जाता है और एक रिस्पेक्ट नहीं मिलती और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वो डिज़र्व कर सकते हैं। द फेलियर इन द बिल्डिंग ऑफ लोकल डेमोक्रेटिक बेस ऑफ इंडिया विच हैव इतने मिलियन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, इतने लाख रूरल एंड पीपल गवर्नमेंट, मतलब इतना सारा डेटा ये दिया हुआ है, इसकी कोई नीड नहीं है। काफ़ी ज़्यादा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं इसके अंदर, कई सारी लोकल गवर्नेंस आती हैं, उसको नेगलेक्ट सा किया गया है। Prime objective of federation will deep heterogeneity is to provide basic service of a standard quality to every citizen irrespective of her choice of residence, and they have a critical role to play. Will the terms of reference of the next commission consider this? तो क्या फाइनेंस कमीशन इस चीज़ों को ध्यान में रखेगा, क्योंकि जो सबसे लोकल गवर्नमेंट है, थर्ड टीयर है गवर्नेंस का, दैट कैन अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द पीपल, कि लोगों को बेसिक चीज़ें क्या चाहिए, वही है जो जो पैसे को सही तरीके डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है लोगों में। अगर सेंट्रल के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो पैसा ऊपर की लेयर में ज़्यादा बटेगा, स्टेट उसको और पेनिट्रेट कर सकता है, और सबसे नीचे लेवल पर उसको पेनिट्रेट जो करवा सकते हैं वो थर्ड टियर ऑफ गवर्नेंस है। तो क्या यूनियन कमीशन जो हमारा है फाइनेंस कमीशन, वो इस पर देखेगा कुछ? एंड लास्ट थिंग इज रिव्यू ऑफ बजटिंग बोरोइंग, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन एक की टर्म आई है, बजट ऑफ बजट बोरोइंग। व्हाट इज ऑफ बजट बोरोइंग? तो जिस समय पे गवर्नमेंट बजट लाती है तो बजट में गवर्नमेंट ये क्लियर करती है कि दिस मच अमाउंट वी आर गोइंग टू एक्सपेंड, इतना हम स्पेंड, इतना हम खर्च करने वाले हैं, इतना हम रेवेन्यू जनरेट करने वाले हैं, और इतना हम उधार करेंगे क्योंकि हमें स्पेंड करना है पैसा। तो ये पूरा डिसीजन जो लिया जाता है ये यूनियन बजट के टाइम पे लिया जाता है, जब बजट आता है बजट सेशन में। लेकिन सरकार, क्योंकि FRBM बजट है, बोरोइंग बहुत ज़्यादा नहीं कर सकती, एक लिमिटेड रखना होता है बोरोइंग को भी, उधार को भी। तो गवर्नमेंट एक दूसरा रूट अपनाती है उधार लेने के लिए जो बजट में नहीं आता है। तो ऐसा उधार सेंट्रल गवर्नमेंट जो बड़े इनडायरेक्टली वे में ले रही है, जिसका बजट में मेंशन नहीं होता, वो कहलाता है ऑफ बजट बोरोइंग। जैसे कि जो सेंट्रल PSUs होते हैं, स्टेट PSUs होते हैं, सरकारी कंपनी होती है, सपोज कीजिए BSNL है, LIC है, ये सब गवर्नमेंट के PSUs हैं, गवर्नमेंट की कंपनियां हैं, या भारत पेट्रोलियम हो गया। तो ये गवर्नमेंट के जो PSUs हैं, अगर ये उधार लेते हैं तो वो उधार ऑफ बजटिंग में आता है, क्योंकि वो सरकार नहीं ले रही है। बट अल्टीमेटली जो उसका बर्डन है वो होता गवर्नमेंट पे ही है। अगर भारत पेट्रोलियम को कोई उधार चुकाना है तो वो सरकार ही चुकाएगी, बट वो बजट में मेंशन नहीं होते हैं। दैट इज़ नोन एज ऑफ बजट बोरोइंग। तो ऑफ बजट बोरोइंग का मतलब क्या है? वो बोरोइंग जो बजट में नहीं आती है और उसकी लायबिलिटी रिपेमेंट की बजट में नहीं होती है। जनरली स्क्रूटिनाइज एंड अनरिपोर्टेड। ये कैसे होते हैं? स्क्रूनिटी नहीं होती क्योंकि बजट में डिस्कशन होता है, इनकी कोई जांच पड़ताल नहीं, कुछ नहीं। ऑल इनकम एक्सपेंडिचर ट्रांजैक्शन शुड फॉल अंडर सम बजट हेड एंड अदर इज
universal principle. State public sector undertaking a special purpose vehicle raises resources from the market, but their service burden often fall on the state government. जो पब्लिक सेक्टर हैं या स्पेशल पर्पस व्हीकल हैं, व्हाट इज स्पेशल पर्पस व्हीकल? देखिए, जब भी कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो उसके लिए फंड चाहिए होता है इन्वेस्ट करने के लिए। तो वो जो फंड है, वो फंड कैसे क्रिएट होता है? वो फंड उधार लेके क्रिएट होता है, लेकिन वो बजट में नहीं आता, वो ऑफ बजटिंग में आता है। In cases where the government is the ultimate guarantor, the burden of repaying the debt also falls on the state. उसके बाद में स्टेट पे वो बर्डन आके पड़ जाता है। Central government that should set good example is probably more guilty of budget borrowing than state. अब देखिए है क्या, जो ऑफ बजट बोरिंग ज़्यादा से ज़्यादा करी जाती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा करी जाती है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट के। रीज़न इज, एक आर्टिकल है 293 आर्टिकल। ये आर्टिकल जो है यूनियन गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि वो डायरेक्शन दे स्टेट गवर्नमेंट को, अगर उधार लेना है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शन पे ही ले सकते हैं, अदरवाइज वो नहीं ले सकते। उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट जो है हमारी कंट्री के बाहर से उधार नहीं ले सकती हैं, कंट्री के अंदर से ही ले सकते हैं, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं से भी ले सकती है। तो जो उधारी वाला वर्डन है, ऑफ बजटिंग वाला भी, उसके ज़्यादा जिम्मेदार सेंट्रल गवर्नमेंट है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि FRBM एक्ट और ये आर्टिकल रोक लेता है। बट यूनियन गवर्नमेंट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यूनियन गवर्नमेंट पे कोई रिस्ट्रिक्शंस ऐसी नहीं लग पाती हैं। ये सब फंड हैं जिनके थ्रू एक्स्ट्रा बजटिंग होती है, सेंट्रल के जो PSUs होते हैं वो खर्च करते हैं, और वो फिस्कल डेफिसिट में नहीं इंक्लूड होता है। दिस इज बिकॉज ओनली द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बैलेंस इज कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग फिस्कल डेफिसिट, एंड आइटम्स इन द पब्लिक अकाउंट सच एज NSSF आर केप्ट आउट। व्हाट इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, CFI? वेरी इंपॉर्टेंट। जितना भी खर्चा, मतलब जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है, वो जहाँ जाता है और जहाँ से सारा का सारा पैसा निकल के आता है, वो हमारा CFI होता है। जो इसमें से पैसा निकाला जाता है वो बिना कानून के नहीं निकल सकता। एप्रोप्रिएशन बिल आता है, वो पास होता है पार्लियामेंट में, तभी इससे पैसा निकल सकता है। मतलब गवर्नमेंट इससे पैसा नहीं निकाल सकती, इससे पैसा पार्लियामेंट निकाल सकती है, एंड पार्लियामेंट इज़ नॉट गवर्नमेंट, उसमें अपोजिशन पार्टी सब होती हैं। बट जैसे ये सेविंग फंड हो गए, ये ऑफ बजट बोरिंग में आते हैं, इनसे कभी पैसा निकालो यूनियन गवर्नमेंट के हैंड में हो जाता है। अब बोरोइंग के मामले में स्टेट तो रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन यूनियन गवर्नमेंट निकल जाती है उससे बाहर। तो देयर इज ऑल्सो अ ह्यूज एरिया ऑफ स्पेशल बैंकिंग अरेंजमेंट यूजिंग पब्लिक सेक्टर बैंक टू फैसिलिटेट कैश एंड क्रेडिट फ्लो आउटसाइड दी बजट। उसके अलावा भी और कई सारे तरीके हैं जिसके थ्रू पैसे दिए जाते हैं PSUs को, बजट में भी नहीं आते हैं। Transparency guarantees and public accountability demand that the union, state and local government come clean and bring all extra budgetary transaction to the public domain. जो भी खर्च करो क्लियर बताओ, बजट में लेके आओ, भी मस्ट भी क्लियर कि आप कर क्या रहे हैं, क्या आपका बजट है, कितना रेवेन्यू, कितना एक्सपेंडिचर, क्लियरिटी आए। तो जो डायनेमिक्स हैं फिस्कल फेडरलिज्म की, उसको दोबारा से सोचने की ज़रूरत है, और जो 16 फाइनेंस कमीशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर लाई करती है इन सब चीज़ों की। सो दैट्स द एडिटोरियल फॉर टुडे। इट्स वेरी लॉन्ग, बट इफ़ यू हैव लिसन केयरफुली, ये बहुत बेनिफिट पहुंचाने वाला है। आपको पता चला होगा क्या सिनेरियो है, फिस्कल फेडरलिज्म क्या है, कैसे हमारा टर्न हुआ है, ये सब पॉइंट माइंड में फिट हो जाते हैं अगर आप अच्छे से समझ रहे हैं तो। उसके अलावा इस जैसी ही डेली एडिटोरियल को ज़रूर देखिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। प्लेलिस्ट बना रखा है मैंने एक सेपरेट डेली एडिटोरियल्स के लिए, उसमें मैं डेली 1 या 2, मैक्सिमम 2, लेकिन मेनली एक एडिटोरियल कवर करता हूँ जो आपके सब्जेक्ट को कवर करे, करंट इवेंट से कनेक्ट करे, प्रॉपर स्टैटिक पोर्शन को, ऐसे एडिटोरियल का डिस्कशन। तो सुनिए, अच्छे से समझिए उन चीज़ों को। उसके अलावा आई हैव मोर इनिशिएटिव ऑन माई प्लेटफॉर्म, डेली आंसर राइटिंग, डेली MCQ इनिशिएटिव और NCERT इनिशिएटिव। जो भी चीज़ें हैं, सबका मेन पर्पस टू इंक्रीज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक्स। NCERT पढ़ाने का पर्पस 6 to 12 कि आपको हर एक चीज़ की डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। डेली मीन्स आंसर राइटिंग इज नॉट जस्ट अबाउट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, बट मोर देन इट। आई एक्सप्लेन द होल मॉडल आंसर विद कॉन्सेप्ट्स, जिससे आपको क्लैरिटी हो। सेम इन द MCQ प्रैक्टिस। सो इन सब इनिशिएटिव से जुड़िए, कनेक्ट रहिए, डेफिनेटली यू विल गेन द बेनिफिट अगर आप रिलीजियसली, ऑनेस्टली ये सब चीज़ें फॉलो करते हो जो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल के साथ में जुड़े रहिए।